भले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात करके उन्हें दिलासा दें कि तुरंत एक्शन उनकी पुलिस ले रही है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने 9 दिसंबर को जब एंजल चकमा पर हमला हुआ था तब क्या किया था, इसका सच खुद उनके पिता बताते हैं। एंजल चकमा के पिता का दावा, उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर दिया था। पिता तरुण प्रसाद चकमा ने बताया है कि पुलिस ने पहले एफआईआर तक दर्ज करने से मना करते हुए कहा था कि यह सब तो मामूली बात है। पुलिस का यही रवैया देश में नफरती हिंसा को बढ़ावा देता है। आपको सीधे एंजल चकमा के पिता की बात सुनवाते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अगर पुलिस वाले इस तरीके का रवैया रखते हैं तो उन पर केस क्यों ना हो, जो मामला पहले रफा दफा करना चाहते हैं। पहले 24 घंटा पहले बोला एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं बच्चा को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके थाने में गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोला ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा फिर थाना का कौन सा थाना में? वो सेलाकुई थाना में। उन्होंने मतलब बच्चे को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है, बोला ऐसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया तब ये मतलब आगे काम हुआ पुलिस का केस का, वो भी हम लोग का साथ भी नहीं किया। फिर बाद में हमने वहाँ का एक मेजर कर्नल किया, अजय कोटियाल ना किया नाम एक है, वो जनरल है वो उसका बाद मिला। फिर हमरा दिल्ली से वो आया बीएसएफ सकमा प्रेसिडेंट एक आया, तो उसी ने फिर एक डीआईजी जो रिटायर एक डीआईजी है क्या प्रकाश ना किया, एक वो वहां से प्रेशर देके तब एफआईआर लेता उन्होंने। एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा पर नस्लीय टिप्पणी की गई। उनके भारतीय होने को लेकर संदेह जताया गया, उन्हें चीनी कहा गया। जो नस्लीय टिप्पणी पूर्वोत्तर के लोगों पर करते हैं, आज उनको आईना दिखाना जरूरी है। कुछ नाम मैं लूंगी और वो लोग जवाब दें कि क्या इनसे भी भारतीय होने का सबूत मांगेंगे। सबसे पहले हवलदार हंगपन दादा, जो कि अशोक चक्र उनको मिल चुका है क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने प्राणों के सर्वोच्च आहुति दी थी, बलिदान दिया था। कैप्टन एल साइलो, जो कि मिजोरम के रहने वाले हैं, कीर्ति चक्र उन्हें हासिल हुआ। मेजर भार्गव कलिता असम के हैं, शौर्य चक्र उन्हें हासिल हुआ। ये दोनों नाम इसी साल वीरता पुरस्कार हासिल किए हुए हैं। नायक तापे याजो अरुणाचल के हैं, कीर्ति चक्र हासिल किया। सूबेदार इमल्याकुम आओ नागालैंड, महावीर चक्र करगिल युद्ध में। कैप्टन जिंटू गोगोई असम के, वीर चक्र करगिल युद्ध के। कैप्टन केंगुरु से महावीर चक्र करगिल युद्ध में। नैन नक्श देखिएगा तो वैसे ही हैं जैसे एंजल के रहे थे, लेकिन क्या इनसे बड़े भारतीय वो लोग हैं जो ऐसे आक्षेप करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं। एक रिसर्च में यह दावा होता है कि 2024 में देश के 21 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर 1165 घटनाएं हुई, जिनमें भड़काऊ बातें कही गई, जो 2023 की तुलना में 74.4% अधिक है। पिछले साल 1050 बार ऐसा हुआ जहां मुस्लिम नागरिक निशाने पर रहे, जबकि 57 घटनाएं ऐसी थीं जहां मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के नागरिक निशाना बनाए गए, जबकि 18 घटनाओं में केवल ईसाई नागरिकों को निशाना बनाया। यह सिलसिला लगातार इस साल भी बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या होती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से मारपीट की जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी में हंगामा हो जाता है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के युवक जुएल राणा की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। केरल की पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के राम नारायण की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आ रही है जिसमें किसी न किसी आधार पर नफरत और आक्रोश में हिंसा होती है।
इसमें धार्मिक हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा दिखती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते क्रिसमस पर वाराणसी में विदेशियों के गंगा स्नान पर हंगामा हो गया। अहमदाबाद में मॉल में क्रिसमस सजावट की तोड़फोड़ कर दी गई। इंदौर के रेस्टोरेंट में क्रिसमस इवेंट के दौरान तोड़फोड़ हुई। विदिशा के होटल में क्रिसमस का आयोजन के दौरान हंगामा हुआ। रायपुर के मॉल में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ की गई, तो नागौर के स्कूल में क्रिसमस उत्सव के दौरान तोड़फोड़ हुई। ये सब रोका जा सकता है, लेकिन क्या वाकई रोकने की ताकत पुलिस प्रशासन दिखाता है? इसे हम उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना से समझते हैं। गले में भगवा गमछा डालकर भीड़ घुसती है। बरेली के रेस्टोरेंट में बर्थडे मना रहे लोगों पर हमला करती है। खुद को बजरंग दल का बताने वाले ऋषभ ठाकुर नाम के इस लड़के की अगुवाई में हमला करके 2 मुस्लिम लड़कों को यहाँ निशाना बनाया जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि यहाँ लव जिहाद चल रहा था, लेकिन सच अब आप उसी छात्रा से सुनिए जिसकी बर्थडे पार्टी थी। मैं बर्थडे में गई थी। मेरा कल बर्थडे था। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए, नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी। फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। जिन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। मैंने इन्वाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? बाद में पुलिस ने एफआईआर में हंगामा तोड़फोड़ करने वाले इस ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक का नाम डाला। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब सवाल है, क्या ये ऋषभ ठाकुर नाम का लड़का पहली बार ऐसी हरकत कर रहा है? जवाब है नहीं। बरेली में पुलिस के ही मुताबिक झूठा लव जिहाद का दावा करके मुस्लिम लड़कों को निशाना बनाने वाला ये लड़का ऋषभ ठाकुर पहले भी धर्म के नाम पर हंगामा, हल्ला, वार करता रहा है, लेकिन अब तक इसका ठीक से कानूनी इलाज नहीं हुआ। होता तो अब तक ऐसी हरकत नहीं कर पाता। तो सवाल है, क्या ऐसे लोगों को जानबूझकर स्थानीय प्रशासन सियासत के आधार पर छोड़ा जाता है? स्कूलों में तो नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, तो फिर समाज में कौन सी शिक्षा बाद में ऐसी मिल जाती है जिससे लोग अपने आसपास इतना भेदभाव का शिकार हो जाते हैं कि दूसरे को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के चश्मे से बांटकर वार करने लगते हैं? इसी नफरत वाली हिंसा का मनोविज्ञान और समाज शास्त्र क्या है? कि किसी एक कम्युनिटी या एक पार्टी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसके कई कारण हैं। एक हो गया आपकी मॉब मेंटालिटी है, जब लोगों को लगता है कि खुद कानून हाथ में ले लेने से कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो फिर वायलेंस होता है। विजिलेंटिज्म का कल्चर आता है, चाहे लव जिहाद के नाम पर हो या कोई और मॉरल पुलिसिंग हो। कानून किसी प्राइवेट ग्रुप की को इजाजत नहीं देता, पर उनको लगता है कि वो जाग कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत प्रेजुडिस है अलग अलग धर्मों के खिलाफ, रेशियल माइनॉरिटीज के खिलाफ। सोशल मीडिया का एक रोल रहता है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि जब लॉ एनफोर्समेंट ठीक से ना हो ना, तो जब तुरंत एक्शन नहीं होता तो लोगों को लगता है कि वो कुछ होगा नहीं तो वो कर सकते, और जब पुराने केसेस में एक्शन ना हुआ हो तो और लगता है कि आगे भी अगर इंसिडेंट्स होंगे तो कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं, तो लोग और बोल्ड हो जाते। साफ बात है, इसकी जो सोल्यूशन है केवल स्पीचेस से या निंदा से नहीं होगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग हमें एक्शन देखना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। पहली बात तो 0 टॉलरेंस रखनी होगी। पुलिस फोर्स को तुरंत एफआईआर रजिस्टर की जाए, कार्यवाही हो, और सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, चाहे अक्यूज किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके का हो। धर्म, जाति, नस्ल के बेसिस पे जो हिंसक प्रवृत्ति किसी भी इंसान की देखी जा रही है, उसमें अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो मेन फैक्टर्स होते हैं या मेन जो कण होते हैं जो उसको हिंसक प्रवृत्ति बनाता है, वो मोस्टली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका डर, दूसरा आता है उस पर्सन का अपनी पहचान को खोने का खतरा, आइडेंटिफिकेशन थ्रेट, और थर्ड आता है उसके जो समूह है, उसका जो सोशल माइंडसेट है, उसकी विचारधारा क्या है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन थ्रेट की बात करें या फिर पहचान को खोने की बात करते हैं, तो लोगों में सबसे पहला डर ये आता है कि मेरी पहचान खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में, मेरी जाति खतरे में है।
ऐसी चीजें जब खतरे में आती है तो वो डर धीरे 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 गुस्से का रूप ले लेता है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति आती है। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में हो, किसी भी दल के शासनकाल में हो, सबकी जिम्मेदार वो सियासत है जिसे नागरिकों की जीवन जीने का अधिकार नहीं केवल अपना वोट बैंक दिखता है। इस तरह की नफरत वाली हर हिंसा के जिम्मेदार हैं वो नेता जो वोट साधने के लिए भड़काने वाले बयान देते हैं, वो पुलिस जो सीधी कार्रवाई से बचती है, वो सियासत जो कई बार आरोपियों को बचाने थाने पहुंचती है, वो राजनीति भी जो आरोपियों को बेल मिलने पर माला पहनाकर सार्वजनिक स्वागत करती है। नतीजा ये होता है कि एक नजीर नहीं पेश हो पाती और फिर बार बार ऐसे हुड़दंगी सामने आते रहते हैं।